में डॉट लगाकर देश बचाने की बातें करने वाले दरअसल अपने परिवार और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए जो इकट्ठा हुए हैं, वो कैसे देश के नाम में डॉट लगाते हुए देश में आग लगाने की, देश को डिवाइड करने की, देश का बंटवारा करने की और देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति डाउट पैदा करते हुए उसे बदनाम करने की लगातार साजिशें रचते हैं। डॉट लगाकर देश बचाने की बातें करने वाले दरअसल अपने परिवार और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए जो इकट्ठा हुए हैं, वो कैसे देश के नाम में डॉट लगाते हुए देश में आग लगाने की, देश को डिवाइड करने की, देश का बंटवारा करने की और देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति डाउट पैदा करते हुए उसे बदनाम करने की लगातार साजिशें रचते हैं। और उनका क्या क्या किरदार रहा है, उसके विषय में आज मैं इस मंच से कच्चा चिट्ठा खोलने वाला हूं। आज कांग्रेस पार्टी की जो विभाजनकारी, देश के प्रति गद्दारी, देश के राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता और देश की अखंडता और एकता और सार्वभौमिकता अर्थात सॉवरेनिटी को खंड खंड करने की और देश के टुकड़े टुकड़े करने की जो फितरत और मैं कहूंगा कोट अनकोट डीएनए रहा है, उस डीएनए का आज खुलासा इस मंच से होने वाला है। हम तो जानते ही हैं कांग्रेस पार्टी के डीएनए में भारत के, इंडिया के टुकड़े टुकड़े करना है। ये वो पार्टी है जिसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को और अपने परिवार हित को हमेशा राष्ट्र हित के ऊपर रखा है। ये वो पार्टी है जिसने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए देश के विभाजन और देश के टुकड़े हो जाए तो भी इससे कभी संकोच नहीं किया। और कांग्रेस पार्टी की लगातार राजनीति और रणनीति 1947 से लेकर 2024 तक केवल और केवल डिवाइड एंड रूल अर्थात बांटो और राज करो की रही है। 47 में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया और आज कांग्रेस के प्रथम परिवार के युवराज जब देश में निकलते हैं तो वो कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर और कभी वो और उनके सहयोगी, उनके सांसद उत्तर दक्षिण के नाम पर देश को बांटने की अर्थात वही अंग्रेजों वाली मानसिकता, डिवाइड एंड रूल वाली उस पॉलिसी को अपनाने का कुकर्म करते हैं। युवराज तो देश को देश मानने से भी इनकार करते हैं, कहते हैं इंडिया इज नॉट अ नेशन और विदेशी धरती से भारत के भीतर भारत की सॉवरेनिटी को छिन्न भिन्न करते हुए हस्तक्षेप की मांग भी करते हैं। परंतु आज जो प्रमाण सामने आया है उसके बारे में चर्चा करना अति आवश्यक है। आज एक बड़े प्रतिष्ठित अखबार ने एक आरटीआई का जो रिप्लाई आया है, जिस आरटीआई को फाइल करने का काम भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे लोकसभा के प्रत्याशी बहुत ही प्रतिभाशाली अन्नामलाई जी ने किया था, उसके जवाब में जो दस्तावेज और कुछ नोटिंग सामने आई है, आज ये देश को चौंका देगी और आज ये देश को बता देगी कि जो रामलीला में देश बचाओ का खोखला नारा देते हैं, वैसे उनकी मानसिकता देश को किस प्रकार से बांटों की रही है, उसका आज प्रमाण आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। आज किस प्रकार से देश की भूमि को, वैसे तो ये रामलीला में जो इकट्ठा हुए हैं देश की संपत्ति को अपनी जायदाद मानते हैं, परंतु किस प्रकार से देश की भूमि को एक प्रथम परिवार, एक पार्टी का अपनी व्यक्तिगत जायदाद समझकर किसी और के हवाले कर देता है, आज इसका खुलासा होने जा रहा है। आज उसका हम प्रमाण देने वाले हैं आपको। मित्रों, 1974 का वर्ष, इंदिरा गांधी की सरकार, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री डीएमके के करुणानिधि जी, एक आदेश जाता है इंदिरा गांधी जी की तरफ से कि आपको यह आदेश दिया जाता है कि कच्चा तीवू टापू को आप तुरंत प्रभाव से सौंप दे श्रीलंका को। रात के अंधेरे में बिना किसी से बात किए, बिना किसी से चर्चा किए देश की अखंडता, एकता, देश की सार्वभौमिकता के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया जाता है और देश के साथ मैं कहूंगा गद्दारी की जाती है। क्योंकि यह टापू कोई केवल जमीन का टुकड़ा नहीं था, यह टापू दरअसल भारत माता का एक अभिन्न अंग था। यह टापू तमिलनाडु का अभिन्न अंग था।
ये टापू हमारे तमिलनाडु के मछुआरों की जिंदगियों का एक स्रोत था और उसे केवल अपने परिवार के हित के लिए, राष्ट्रहित को कुचलते हुए, राष्ट्रहित के साथ समझौता करते हुए, अपने परिवार का फायदा देखते हुए, डील करते हुए, कुछ लोग मैच फिक्सिंग की बात कर रहे हैं ना, आज डील फिक्सिंग के बारे में बताता हूं कि डील फिक्स करते हुए देश की भूमि भारत मां के टुकड़े को सौंप दिया गया। राहुल गांधी जी, मैच फिक्सिंग नहीं, देश के साथ आपने क्या क्या कमीशन फिक्सिंग की है और देश के हितों के खिलाफ आपने क्या क्या डील फिक्सिंग की है। सुनिए आपके परिवार ने क्या किया। जो इस प्रतिष्ठित अखबार ने छापा है, कुछ अंश में इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, उसमें से एक नोटिंग आती है सामने। जवाहरलाल नेहरू जी, 10 मई 1961, 1961, 10th of May. Jawaharlal Nehru tells, I attach no importance at all to this little island. I would have no hesitation in giving it up, our claims on it. I do not like this pending matter indefinitely and being raised again and again in front of me. जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि ये छोटी सी जो टापू है, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरा बस चले तो मैं तुरंत इसको सौंप दूं श्रीलंका के पास। इस भूमि का क्या महत्व है हमारे लिए, ये हर रोज मेरे सामने पार्लियामेंट के रूप में विषय में आता है और मुझे तंग होता है इस पूरे विषय को देखते हुए। तो मैं तो चाहता हूं कि इसको दे दिया जाए। मित्रों, जो मुझसे बुजुर्ग और वरिष्ठ होंगे उनको याद होगा कि यही नेहरू जी थे जिन्होंने खड़े रहकर, जब अक्साई चीन के अवैध कब्जे में चला गया और एक सांसद ने उनसे पूछा कि नेहरू जी ने आपने क्या किया, तो नेहरू जी ने कहा कि इस भूमि पर तो एक टुकड़ी घास की नहीं उगती, चला गया तो क्या फर्क पड़ता है। तो सामने उस सांसद ने क्या कहा आपको भी याद है, उनके मस्तिष्क को लेकर कुछ उन्होंने कहा, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। But the same Nehru ji said that not a blade of grass grows on Aksai Chin, so even if it has gone, what is the big deal? And today Nehru ji's document shows that he has said that what is the big deal in this little island? Why is it necessary? This island was the lifeline of thousands and thousands of farmers of Tamil Nadu. It was our Bharat Mata that was being spoken of in this cavalier manner. Rahul Gandhi ji, your family had done deal fixing. उसके बाद मैं आपको एक और नोटिंग बताना चाहता हूं, जो एजी की नोटिंग आई थी उसी समय पर, जिसको दरकिनार करके नेहरू जी ये फैसला लेते हैं। 1960 में एमसी सेतलवाद, जो उनके परिवार के करीबी भी है, वो कहते हैं कोट अनकोट, इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग क्लेम ऑन दिस आइलैंड। मतलब वो लीगल एविडेंस दे रहे हैं कि ये आइलैंड हमारा है, इसको सौंपना नहीं है। उसके अलावा हिस्टोरिकल एविडेंस दिया जाता है कि 1875 से लेकर 1948 तक, from 1875 to 1948, not only we have legal claim, legal evidence towards it, towards our claim on it, but this piece of land was continuously and uninterruptedly held by Raja of Ramnath, जिसको रामनाथपुरम कहते हैं, and therefore we have the entire control over that area of land, whether it is fisheries or other rights. ये historical evidence दिया जाता है। उसके बाद एक थर्ड नोटिंग सामने आती है। MEA जॉइंट सेक्रेटरी लॉ एंड ट्रीटीज के कृष्ण राव कहते हैं, India has a strong legal case and this should be leveraged for saving the fishermen's rights on that piece of land. वो आगे लिखते हैं, और ये सब 1960 में हो रहा है, we have a good case which can be answered and argued with considerable force. मतलब कि सरकार की ओर से जो वरिष्ठ जॉइंट सेक्रेटरीज है, लीगल ऑफिसर्स है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, वो कहता है कि ये भारत की जमीन है, अनडिनायबली हमारी है।